हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। आपको मैं बता दूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है ये NCERT 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 है। ठीक है, तो मतलब 11th क्लास के जो बच्चे हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड में हो, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में भी इस बार से NCERT का सिलेबस लग गया है, और चाहे किसी भी स्टेट के हो आप हो जहां NCERT की बुक्स लगती है आपको, तो उसमें चैप्टर नंबर 16 जो है वो पाचन और अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम से जो चैप्टर है ये उसको कवर करेगा, ये वाला जो टॉपिक अपना। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड में RBSE में क्लास 12th में ये चैप्टर नंबर 22 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से दिया हुआ है। तो दोनों ही क्लासेज के लिए बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, दोनों ही क्लासेज के लिए चैप्टर जो है वो उनके सिलेबस में है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं राजस्थान बोर्ड के, चाहे वो NCERT की जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनकी साइंस की बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर जो है वो उपयोगी रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको जो जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। देखो, सबसे पहले तो तंत्र सिस्टम है क्या। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, वो सेल होती है। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि तंत्र की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी प्रकार उसमें एक तंत्र है हमारे शरीर में जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र होता क्या है? शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थ मतलब जो अपने खाने में जितनी भी चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हुई, फैट्स हुई, प्रोटीन हुए, उनको एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। उस तंत्र को कहा जाता है पाचन तंत्र, और ये क्रिया जो है वो कहलाती है पाचन। ठीक है, तो मीन्स शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन आदि को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य है। सरल व अवशोषण योग्य में जैसे मोनोसेक्राइड्स हो जाएंगे, ग्लूकोज वगैरह, और फैट्स जो होती हैं उनको तोड़ दिया जाएगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा अमीनो एसिड के अंदर, अमीनो अम्लों के अंदर। तो उनमें बदलना, ये जो सिस्टम ये काम करता है उसके लिए उसको कहा जाता है पाचन तंत्र, और ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है पाचन। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर में एक तो कंप्लीट अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, अपने को संरचना देखनी है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें, कैसे कैसे उनके काम हैं, और एक उसके बाद अपने को मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र के जितने भी भाग हैं उनको बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपने लास्ट में पाचन की क्रियाविधि और अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? देखिए, सबसे पहला आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी होती हैं सहायक पाचक ग्रंथियां, या पाचक ग्रंथियां बोल देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले अपने जितने भी ऑर्गन्स इनके रिलेटेड पढ़ने हैं उनकी आउटलाइन देखते हैं, बाहरी रूपरेखा देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके अंदर जो अपने को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने एलिमेंट्री कैनाल की, आहार नाल की, तो आहार नाल जो है वो मुख से लेकर, माउथ से लेकर एनस, गुदा तक जो है ये फैली होती है। गुदा तक के भाग को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहला मुख, माउथ आता है। सेकंड नंबर पर मुख गुहा, बक्कल कैविटी आती है। तीसरे नंबर पर ग्रसनी, फेरिंग्स आती है। चौथे नंबर पर ग्रास नाल, या इसको ग्रसिका भी बोलते हैं, या इसको भोजनली भी कहा जाता है, ईसोफेगस आती है। पाँचवें नंबर पर अमाशय या स्टमक आता है। छठे नंबर पर छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आगे आता है 7वें नंबर पर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आता है मलद्वार या गुदा, जिसको एनस कहते हैं। तो मुख से लेकर गुदा तक का भाग जो है ये सारा का सारा जो पार्ट है ये किसका है? आहार नाल का है।
ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने को इन सभी से संरचना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। आपको सिर्फ आपके सिलेबस का ही नहीं बताया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा भी चीज़ें बताई जाएंगी, ताकि कल को आप जब भी नीट या किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहाँ वो आपके चीज़ें जो है बताई हुई काम आएगी। ठीक है। सेकंड नंबर पर मैंने बताया कि आहार नाल के अलावा पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ हैं? सहायक पाचक ग्रंथियाँ जो पाचन में हेल्प करेंगी। सबसे पहले लार ग्रंथियाँ, ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं। अपने आगे डायग्राम में देखेंगे कौन कौन सी कहाँ होती है, इनको बाद में डिटेल में ही पढ़ेंगे अपने। सेकंड नंबर पर यकृत लीवर होता है, और थर्ड नंबर पर होती है अग्नाशय पैनक्रियाज। तो इनके बारे में सभी जो इतने पार्ट सभी अपने देखे, इनके बारे में अपने एक एक करके डिटेल में आगे डिस्कस करना है। ठीक है। अब मैं आपको इसी आउटलाइन को आपके डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, फिर अपने अलग अलग पार्ट को तो डिस्कस करना ही करना है। सबसे पहले ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है ओरल कैविटी। तो ये जो पार्ट है ये ओरल कैविटी है, जो कहाँ से खुल रही है? ये माउथ से ओपनिंग है इसकी। ठीक है। तो मुख और मुख गुहा हुआ। ठीक है। ये पीछे का जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है ग्रसनी, इसको बोलते हैं ग्रसनी। ये इधर से नासिका रंध्रों में से होकर जा रहा है और ये भोजन नली जा रही है। ये पीछे का पार्ट जो है ये ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। यहीं पर ही आपको जो पाचक ग्रंथियाँ बताई थी, सलाइवरी ग्लैंड्स 3 जोड़ी पाई जाती है। तो एक तो उसमें से होती है पैरोटिड, कहाँ पाई जाती है ये अपने जब इनके बारे में पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में बताया जाएगा आपको। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, और तीसरी होती है सब लिंगुअल। ठीक है। तो ये 3 जोड़ी जो है पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये लिखी हुई एक ये रही और ये रही, दूसरी साइड भी इसी प्रकार 3 ये होंगी। तो 2-2 जोड़ी जो हैं ये पाई जाती हैं। ठीक है। सॉरी, एक जोड़ी ये पाई जाती हैं, टोटल 3 जोड़ी हो गई। ठीक है। मुख मुखगुआ हुई, उसके बाद ये ग्रसनी आ गई, फेरिंग्स, ये टंग जीभ दी हुई है इसके नीचे। उसके बाद ये मुख गुहा में आते हैं जीभ हुआ, दांत हुआ, तालू हुए। ये तीनों पार्ट जो हैं, टंग हुई, टीथ हुए और पैलेट हुआ, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? ये ओरल कैविटी यानी मुख गुहा में ही पाए जाते हैं। ये अपने आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्रसनी जो है, फेरिंग्स जो है, ये एक लंबी ट्यूब नलिका में खुलती है जिसको कहा जाता है ग्रास नाल। ये रही ईसोफेगस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये लंबी नलिका जो है इसको ग्रास नाल, ग्रसिका या ईसोफेगस बोलते हैं। ये ग्रास नाल जो है इसकी ओपनिंग आगे होती है अमाशय के अंदर, जिसको स्टमक कहा जाता है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको ऐसे जे के आकार की, ये थोड़ा, तो इसको स्टमक कहा जाता है। ये स्टमक आगे खुलता है ग्रहणी के अंदर। स्टमक वैसे तो छोटी आंत में खुलता है, और छोटी आंत 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 पार्ट्स आगे आपको डिटेल भी बताई जाएगी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, जिसको अपने ग्रहणी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो जेजेनम, और फिर होती है इलियम। ठीक है। तो ये जो बिल्कुल यहाँ से अमाशय से खुलती है उस पार्ट को तो कहा जाता है ड्यूडेनम। ये वाला पार्ट जो है, लास्ट पार्ट इसका जो होता है इलियम होता है, और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा जो ड्यूडेनम ग्रहणी और इलियम को जोड़ने का काम करता है उसको कहा जाता है जेजेनम। ठीक है। तो ये छोटी आंत के पार्ट हुए। उसके बाद छोटी आंत जो है ये यहाँ से बड़ी आंत में खुल जाती है। ये वाले पार्ट में बड़ी आंत का जो पहला भाग है इसको कहा जाता है सीकम या अंधनाल बोलते हैं। यही सीकम से एक लंबी छोटी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ये ह्यूमन के अंदर अवशेषी अंग होती हैं, क्योंकि इस अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलोज का डाइजेशन करना, और अपने ह्यूमन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। तो हमारे अंदर ये कैसे अंग हैं? अवशेषी अंग। आपने देखे होंगे ये पशु जो होते हैं जो जुगाली करते रहते हैं उनके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है, तो उनमें ये वर्किंग ऑर्गन है, लेकिन हमारे अंदर ये अवशेषी अंग हैं। ठीक है। कभी कभी इसका पेन वगैरह साइज वगैरह इनलार्ज हो जाए तो डॉक्टर ऑपरेट करके इसको बाहर निकाल देता है, तो उससे अपनी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद सीकम जो है आगे बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है कॉलन में खुलेगी। कॉलन के 3 पार्ट्स हैं, मेनली 4 होते हैं वैसे। सबसे पहला ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इतना भाग जो है इसको कहा जाता है असेंडिंग कॉलन। ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आरोही कॉलन बोलते हैं इसको। ये जो भाग है सीधा अनुप्रस्थ रूप में, तो इसको कहा जाता है ट्रांसवर्ज कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन बोलते हैं इसको, इस वाले पार्ट्स को। फिर ये वाला जो पार्ट है नीचे की ओर आ रहा है इसको कहा जाता है असेंडिंग कॉलन, सॉरी डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर आना, तो इसको अवरोही कॉलन बोलते हैं। फिर आगे एक ये सिग्मा के आकार का पार्ट होता है यहाँ पर, ये वाला जो है इस प्रकार ये सिग्मा के आकार का पार्ट है। चौथा इसका यहाँ लिखा हुआ नहीं, अपने 3 ही नाम दिए तो 3 ही पढ़ने हैं। उसके बाद ये जो थोड़ा आगे से फूल जाता है ये वाला भाग
तीसरा भाग होता है बड़ी आंत का, जिसको कहा जाता है रेक्टम। कई बुक्स में रेक्टम अलग से लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में रेक्टम जो है वो बड़ी आंत का ही पार्ट है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला सीकम होता है, दूसरा कॉलन होता है, कॉलन के खुद के आगे 4 पार्ट हैं, और फिर लास्ट रेक्टम। ये रेक्टम आगे खुलता है एनस पोर के अंदर, गुदा द्वार के, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो जितने भी ऑर्गन थे अपने पड़े पाचन आहार नाल के पार्ट्स थे। अब बात करें अगर पाचक ग्रंथियों की, तो सबसे पहले आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बता ही दिया कि 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड होती है, इसको हिंदी में कर्णपूर्व बोलते हैं, सब मैंडिबुलर बोलते हैं सेकंड को, और तीसरी होती है सब लिंगुअल या अधोजिह्वा कहा जाता है इसको। सब मैंडिबुलर का नाम अधो मैक्सिलरी या अधो मैंडिबुलर ही इसको कहा जाता है हिंदी में भी। तो इनकी स्थिति आपको जब अपन डिटेल में करेंगे तब बताई जाएगी कहाँ है, कौन सी नलिका के द्वारा ये खुलती हैं, कहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है। दूसरी जो पाचक ग्रंथि होती है वो है लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वैसे भी ये। तो ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये लिवर है। इसी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये लिवर जो है वो पित्तरस का निर्माण करता है, स्टोर करता है पित्ताशय के अंदर, और पित्तरस जो है वो पाचन में कोई एंजाइम ना होते हुए इसके पास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अपने आगे डिस्कस करेंगे जब डाइजेशन करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरी जो ये आपको पीछे ग्रीन कलर में, ये स्टमक के पीछे जो दिख रही है ग्रीन कलर में, ये लंबी सी यहाँ ये जो ग्रंथि है इसे कहा जाता है पेनक्रियाज, या इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो इन सभी के बारे में एक वर्ड और लिखा हुआ है, देखो कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट का मतलब है कि पित्ताशय से आने वाली नलिका और अग्नाशय से आने वाली नलिका दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये खुल जाती हैं छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, ठीक है। ये सभी आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे। ये तो सिंपल आपको आउटलाइन बताई जा रही थी आपके जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये ऐसे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको सभी को अपने डिटेल में आगे पढ़ना है। अब अपने शुरू करते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र में जो पहला पार्ट पढ़ा अपने, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, आहार नाल की संरचना। देखिए आहार नाल जो है अभी बताया था आपको कि मुख से लेकर गुदा तक, माउथ टू एनस तक लंबी और कुंडलित पेशीय नलिका होती है। कुंडलित यानी कोइल्ड फॉर्म के अंदर होती है। जो छोटी आंत है उसका नाम ही छोटी आंत है, लेकिन आकार में, साइज में, लंबाई में वो सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुंडलित होती है, जिसके कारण अपने वो कम स्पेस में आ जाती है, ठीक है। देखिए आहार नाल की जो लंबाई है वो अपनी जीवित अवस्था में 4.5 मीटर होती है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसमें थोड़ा शिथिलन आता है, जिसके कारण उसकी लंबाई जो है वो 7 से 8 मीटर तक लंबी होती है। तो मतलब ये 7 से 8 मीटर जो है वो कोइल्ड फॉर्म के अंदर ही 4 से 5 मीटर की जीवित अवस्था में दिखाई देती है। अब सबसे खास बात, अपने 2 तरह की स्ट्रक्चर पढ़नी है पाचन तंत्र में। एक तो पढ़ना है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा मैंने आपको बताया था पाचक ग्रंथियाँ। याद रखना आहार नाल जो है इसका निर्माण 2 जर्म लेयर करती हैं। जैसे जर्म लेयर जन्म स्तरों जिनके द्वारा अंगों का निर्माण होता है 3 होती हैं ये टोटल, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। आहार नाल के निर्माण में जितने भी इसमें अंग हैं उनका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, ये भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड अपने जो दूसरे नंबर पर थी पाचक ग्रंथियाँ, 3 थी, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स थी, लिवर था और पेनक्रियाज। उनका निर्माण जो है वो उद्गम जो है वो किससे होता है, सिर्फ भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। जबकि आहार नाल के भागों का निर्माण एक्टोडर्म भी कुछ भाग का निर्माण करेगा और एंडोडर्म भी कुछ भाग का निर्माण करेगा। अभी अपने एलिमेंट्री कैनाल में 8 पार्ट्स देखे थे मुख से लेकर गुदा तक, लेकिन अगर मेजर रूप से एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं अपने। सबसे पहला फोरगट जिसको अग्रांतर बोलते हैं, सेकंड मिडगट जिसको मध्यांतर बोलते हैं, और थर्ड नंबर पर है हिंडगट जिसको पश्चांतर बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अग्रांतर जो है फोरगट, इसमें आते हैं मुख और मुख गुहा यानी माउथ एंड बक्कल कैविटी। इन दोनों का निर्माण एक्टोडर्म लेयर से होता है। कौन सी लेयर से होता है, एक्टोडर्म से। मिडगट के जितने भी पार्ट हैं मध्यांतर और मध्यांतर में आएंगे ग्रसनी से लेकर बड़ी आंत तक का पार्ट और बड़ी आंत में कॉलन तक का पार्ट। देखिए कौन कौन से आएंगे इसमें, ग्रसनी, ग्रासनाल आ जाएगी, अमाशय आ जाएगा, छोटी आंत के तीनों भाग आ जाएंगे, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी आ जाएगा, जेजनम आ जाएगा और इलिम आ जाएगा, और बड़ी आंत में 2 पार्ट सीकम आ जाएगा और कॉलन आ जाएगा। यहाँ तक की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण होता है एंडोडर्म से, ठीक है, यानी ये मिड गट के पार्ट हैं। लास्ट में हिंडगट में
जिसको पश्चांतर बोलते हैं, इसमें आएगा बड़ी आंत का बिल्कुल लास्ट भाग जिसको मलाशय कहते हैं, और एक गुदाद्वार एनस पोर जो है, इसका निर्माण जो है वो फिर से किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो माउथ एंड बकल कैविटी और रेक्टम यानी मलाशय और गुदाद्वार, इनका निर्माण तो होता है एक्टोडर्म से, और बाकी जो आहार नाल के पार्ट हैं ग्रसनी से लेकर बड़ी आंत के कॉलन तक, उनका निर्माण होता है एंडोडर्म से। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अपने आहार नाल के सभी जो पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में अपने बात करेंगे माउथ के बारे में, और सेकंड नंबर पर बात करेंगे अपने मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में 3 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर तालु पैलेट बोलते हैं जिसको, सेकंड नंबर पर जिह्वा टंग बोलते हैं जिसको, और थर्ड नंबर पर दांत टीथ बोलते हैं। आज के इस जो वीडियो है उसमें अपने बकल कैविटी के जिह्वा के बारे में, टंग के बारे में और पैलेट तालु के बारे में डिस्कस करेंगे। दांत और उससे आगे वाली जो संरचनाएं हैं उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर माउथ की, मुख की, तो देखिए मुख बड़ा सिंपल सी बातें याद रखनी है अपने को इसके बारे में। मुख क्या होता है भाई, एक जोड़ी होंठों से, यानी ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ जिसको अपने होंठ बोलते हैं, ऊपरी होंठ और निचला होंठ, इनसे घिरी हुई एक अनुप्रस्थ दरारनुमा संरचना होती है। मुख अपना दरारी तो होती है एक तरह की, जिसमें ऊपर होंठ होता है और नीचे होंठ होता है, तो एक जोड़ी होंठों से घिरी हुई दरारनुमा ये संरचना है। ये एक पेशीय संरचना है, यानी पेशी से बनी होती है। और ख़ास बात आपके एंट्रेंस एग्जाम जो दोगे +2 के बाद, उसके लिए इंपॉर्टेंट, होंठों में पाई जाने वाली पेशियों का नाम ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस पेशियाँ। होंठों में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, होंठों की जो बाहरी सतह है जो अपने को दिखाई देती है स्किन से बनी होती है, त्वचा से बनी होती है, जबकि भीतर की ओर, अंदर की ओर ये श्लेष्मा कला म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। और आपने देखा होगा कि अंदर से जब अपने होंठ को देखते हैं तो थोड़ा रेडिश कलर का दिखाई देता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो श्लेष्मा कला है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, और रक्तवाहिनियों के कारण ही होंठ अंदर से जो है वो हल्के लाल गुलाबी कलर के अपने को दिखाई देते हैं। तो माउथ के बारे में, मुख के बारे में आपको सिर्फ ये 2-3 बातें हैं जो अपने याद रखनी है। ठीक है, सेकंड नंबर पर बात करें तो मुख गुहा, बकल कैविटी। तो देखिए बकल कैविटी क्या होती है, जैसे ही अपने मुख को खोलते हैं तो अंदर की ओर जो अपने को स्पेस दिखाई देता है, दोनों गालों के अंदर वाली साइड, ऊपर वाला भाग जो है तालु, नीचे जो फर्श है, इसके बीच में जितना भी ये पार्ट है ये मुख गुहा होता है। अब इस मुख गुहा में गालों यानी चीक्स जो हैं और दांतों के बीच का स्थान, दोनों और गालें अपनी जो है उनके अंदर, और दांतों, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के जो बीच का स्थान है उसको कहा जाता है प्रगान या वेस्टिब्यूल। तो आपसे पूछा जाए वेस्टिब्यूल क्या है, तो बकल कैविटी में चीक्स और टीथ के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, प्रगान या वेस्टिब्यूल कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख गुहा में 3 तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक तालु पैलेट, दूसरे नंबर पर जिह्वा टंग, और थर्ड नंबर पर होते हैं दांत। आज के इस वीडियो में अपने पैलेट के बारे में और जिह्वा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीथ वाला जो, उसके लिए अपने अलग से वीडियो नेक्स्ट में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करें पैलेट या तालु की। तो पैलेट या तालु के बारे में जो जो बातें हैं वो देखिए। मुख गुहा की जो छत है, यानी कि जैसे अपने माउथ खोलते हैं, अपना मुख खोलते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है मुख गुहा का, वो छत जो है वो तालु कहलाती है, पैलेट कहलाती है। ठीक है, ये पैलेट भी क्या है, जैसे अपना मुख खोलते हैं तो बिल्कुल आगे वाला जो भाग है, ऊपर से आप टच करके देखना, ये कठोर होता है, जबकि पीछे की ओर जब जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है, थोड़ा कोमल हो जाता है। तो उसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो अगर भाग है उसको कठोर तालु कहते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं, और जो पीछे का भाग है उसको सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालु कहा जाता है। अब कठोर तालु के बारे में खास बात, ये अब जब आप ऊपर से टच करके देखोगे तो आपको यहाँ थोड़े छोटे से, अपने ह्यूमन में तो बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे फोल्ड दिखाई देंगे, वलन दिखाई देंगे। तो अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं कठोर तालु में, जिनको कहा जाता है पैलेंटाइन रगी। अब ह्यूमन के अंदर तो ये कठोर तालु जो है उनका काम क्या है कि जब अपने भोजन चबाते हैं तो ऊपर से जो भोजन को ये प्रेस करने का, दबाने का काम करता है, ताकि दांत अच्छी तरह से भोजन को चबा सकें। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं
उनके अंदर ये जो वलन है, अनुप्रस्थ वलन, ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और बड़ा होने के कारण जब वो शिकार को पकड़ते हैं तो शिकार को होल्ड करने में माउथ के अंदर, ये शिकार उनके मुख से निकल ना जाए, इस काम में हेल्प करते हैं ये अनुप्रस्थ वलन, जिनको कहा जाता है पैलेंटाइन रगी। और ये किसके भाग होते हैं? कठोर तालु में पाए जाने वाले अनुप्रस्थ वलन हैं जिनको पैलेंटाइन रगी कहा जाता है। ठीक है। पश्च भाग जो है, जिसको आपने कोमल तालु बोला, तो ये अंतिम भाग है, ये कोमल स्योंजी उत्तक का बना होता भाग, ये बोन्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है। कठोर तालु जो है ये बोन्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जबकि ये स्योंजी उत्तक से बना हुआ भाग होता है कोमल तालु। अंतिम भाग आपने देखा होगा, कोमल तालु में सामने क्यों जब मुख खोलते हैं तो एक उभार सा लटका रहता है नीचे, उस उभारनुमा संरचना को कहा जाता है विलम पैलेटाई, या उसको बोलते हैं आली जिह्वा, इंग्लिश में बोलते हैं उवुला। ठीक है। जो सामने की ओर अपने मुख गुहा में उबार लटका हुआ दिखता है आपको, उसको कहा जाता है विलम पैलेटाई या आली जिह्वा या उवुला कहलाता है। अब ये काम क्या करता है उवुला? जब आप भोजन निगलते हो तो जो अंतः नासा छिद्र होते हैं, अंतः नासा छिद्र मतलब एक तो अपने बाहर नासा छिद्र हैं, ये जब जाके आगे ग्रसनी में खुलेंगे, जहाँ पर ग्रसनी में जैसे इनकी ओपनिंग होती है तो वहाँ पर भी 2 पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। तो ये भोजन को निगलते समय अंतः नासा छिद्र को बंद करने का काम करता है, उनको ढकता है ताकि मुख से भोजन ऊपर की ओर ना जाए। एक आगे आपके दिमाग में आ रहा होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस अलग स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे वहाँ पर कि एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है। एपिग्लोटिस जो है वो भोजन नली को ढकने का, श्वास नली को ढकने का काम करता है, जबकि उवुला जो है ये ऊपर वाले जो अंतः नासा छिद्र हैं उनको ढकने का काम करता है। ठीक है। तो यहीं से आपको अगर पूछ लिया जाए कि पैलेट के फंक्शन क्या होते हैं, तो तालु के काम बता सकते हो आप भाई। ये एक तो भोजन नली, यानी कि आप ये मानो कि ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों को अलग अलग करने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये ढक रहा है कि इनको अंतः नासा छिद्रों को। पहला काम तो इसका ये हुआ। दूसरा, आप यहाँ से बता सकते हो कि ये ऊपर से भोजन को दबाने में हेल्प करता है और मांसाहारी प्राणियों में ये भोजन को होल्ड करने में, शिकार को होल्ड करने में भी माउथ के अंदर सहायता करता है। तो यही यहाँ से पैलेट के अपने जो है वो फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है। साथ में एक और बात आप याद कर सकते हो, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रैबिट जो होता है उसका जो कठोर तालु है वहाँ पर एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कठोर तालु में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है रैबिट के अंदर, जिनको कहा जाता है जैकबसन के अंग, ऑर्गन ऑफ जैकबसन। ये जैकबसन के अंग जो हैं रैबिट के अंदर, ये गंधग्राही होते हैं, यानी कि गंध की पहचान करवाते हैं रैबिट को। रसायनग्राही, किसी भी रसायन के प्रति, क्योंकि रैबिट जो है मोस्टली खेतों में होते हैं, तो रसायन जो है अगर किसी क्रॉप पर केमिकल वगैरह छिड़का हुआ है तो ये रैबिट उससे आसानी से पहचान लेता है और रसायन की पहचान करता है, जिससे फिर वो उस पार्ट को नहीं खाता। तो ये जैकबसन के अंग है रैबिट में, कठोर तालु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर आती है अपने इसके अंदर जो बकल कैविटी में पार्ट है वो है टंग या जिह्वा। देखिए, जिह्वा सबसे पहले पाई कहाँ जाती है? बकल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी फर्श जो है उसकी, तो अधर भाग पर पाई जाने वाली पेशीय संरचना है, यानी पेशियों से बनी हुई संरचना है, जिसका आगे वाला भाग जो है जीभ का वो स्वतंत्र होता है, इसीलिए तो ये चलती फिरती है, अभी बोलने में हेल्प करती है अपनी इधर उधर। दूसरा, पश्च भाग जो है यानी पीछे का भाग जीभ का जो है वो नीचे की ओर एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, झिल्ली का, ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने, किस झिल्ली द्वारा जीभ जो है मुख गुहा की फर्श से जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम लिंगुल नामक झिल्ली द्वारा। ठीक है। तो अग्र भाग तो स्वतंत्र होता है जीभ का, जबकि पश्च भाग जो है वो फ्रेनुलम लिंगुल नामक झिल्ली द्वारा मुख गुहा की फर्श से जुड़ा होता है। अब अगली बात, टंग जो है हमारी, जिह्वा जो है अपने को पता है ये स्वाद का ज्ञान करवाती है अपने को, मेन काम इसका स्वाद का, टेस्ट का अनुभव करवाना है अपने को। तो हमारी जीभ पर इससे रिलेटेड कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है स्वाद स्वेदी अंकुर या स्वादांकुर भी बोलते हैं, इनको टेस्ट पेपिला बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। और इन्हीं के आधार भाग में पाई जाती हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएँ, जो अपने को अलग अलग तरह का जो टेस्ट है, खट्टा, नमकीन, मीठा, उनका अनुभव करवाती हैं। तो कौन कौन से स्वादांकुर हैं जो अपनी जिह्वा जो है, जीभ जो है उसमें पाए जाते हैं उस पर, तो उनको अपने डायग्राम के थ्रू और थ्योरी के थ्रू देखते हैं। देखिए, 4 प्रकार के स्वेदी अंकुर हैं, जिसमें से ह्यूमन में सिर्फ 3 पाए जाते हैं। कुल जो जितने भी ये अपने मैमल्स हैं उनमें जीभ पर 4 तरह के स्वेदांकुर हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला इसे कहा जाता है फिलीफॉर्म,
सबसे पहला जो है वो है फिलीफॉर्म, और फिलीफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं, इसका नाम हिंदी में भाई देख लेना कहीं मिले तो, फिलीफॉर्म का क्या है, छत्राकार या पता नहीं ऐसा कुछ नाम होता है इसका, फिर भी देख लेना, आप फिलीफॉर्म याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वाद स्वेदीय अंकुर जो है ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला फिलीफॉर्म। एक सबसे खास बात, ये अपनी जिह्वा पर पाए जाने वाले संख्या में सर्वाधिक होते हैं, यानी इनकी संख्या जिह्वा पर सर्वाधिक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिह्वा पर पाए जाने वाले सर्वाधिक संख्या में स्वेदांकुर कौन से हैं, तो वो फिलीफॉर्म हैं। दूसरा, ये जीभ की संपूर्ण सतह पर लगभग पाए जाते हैं। और अगली बात, इन्हीं के कारण जो अपनी जिह्वा है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है थोड़ी, ठीक है। ये जो आपको देखो फिलीफॉर्म जो हैं, ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये इतने पार्ट में, तो जिह्वा की पूर्ण सतह पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये फिलीफॉर्म हैं, स्वेदांकुर यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये संपूर्ण सतह होगी, इन्हीं के कारण जिह्वा जो अपनी थोड़ी खुरदरी होती है, रफ होती है, और ये इनकी संख्या में ये सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है दूसरा, वो है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जो है ये जिह्वा के पार्श्व वाले भाग जो हैं, ये जो किनारे हैं जिह्वा के, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं आपको जितने बने हुए, ये जो हैं ये है फंजीफॉर्म, ठीक है। ये असंख्य होते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के कारण जो अपनी जीभ है वो थोड़ी लाल रेडिश दिखाई देती है, इनके कारण, फंजीफॉर्म के कारण, ठीक है। तीसरा जो है फोलिएट, ये मानव में पाए नहीं जाते, तो यहाँ होंगे नहीं, अनुपस्थित होते हैं मनुष्य में। और लास्ट जो है वो है सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट जो हैं ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, यानी इन तीनों में से आकार में सबसे बड़े सर्कमवेलेट होते हैं। संख्या इनकी कम होती है, मुश्किल से 10 से 12 हो जाते हैं। ये जिह्वा के आधार भाग में, यानी बिल्कुल जो पीछे का भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं, और इनकी शेप जो है वो उल्टे वी के आकार की होती है, आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार बने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्वाद स्वेदीय अंकुर पाए जाते हैं जीभ पर, जिह्वा पर, जिनमें ह्यूमन में सिर्फ 3 होते हैं। और कौन कौन से हैं? पहला है फिलीफॉर्म, दूसरा है फंजीफॉर्म, फोलिएट पाया नहीं जाता, और तीसरा है सर्कमवेलेट। इनके हिंदी में नाम भाई देख लेना आप थोड़ा। उसके बाद अगला जो है, इसके नीचे मैंने आपको बताया था आधारीय भाग पर पाई जाती है टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो उनको भी आप डायग्राम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये हमारी जिह्वा का जो अग्र भाग है, बिल्कुल टिप पार्ट आगे वाला, ये अपने को कौन से स्वाद का अनुभव करवाता है? ये मीठे का अनुभव करवाता है। अग्र भाग से थोड़ा पीछे ये वाला जो पार्ट है, ये अपने को नमकीन, यानी मध्य भाग जो है ये अपने को नमकीन का अनुभव करवाता है, कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो। ये जो पार्श्व जीभ की साइडें जो हैं, ये अपने को पार्श्व भाग जो है ये खट्टे का अनुभव करवाता है। और बिल्कुल पीछे का भाग जो होता है, आधार भाग जीभ का पीछे का, ये अपने को कड़वे का अनुभव करवाता है। यानी बिल्कुल आगे वाले पार्ट से आप किसी चीज़ को ये नहीं बता सकते कि कड़वी है, उसके लिए आप जैसी चीज़ मुँह में लेते हो तो उसका जो रस है जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक अपने को उसके टेस्ट का, कड़वे का पता नहीं लगेगा। तो फिर से अग्र भाग जो है ये आपको मीठे का अनुभव करवाता है, मध्य भाग जो है ये अग्र मध्य भाग जो है ये नमकीन का, साइडें जो हैं जिसको पार्श्व कहा जाता है, लेटरल साइड जो है ये खट्टे का, और लास्ट जो अंतिम भाग है इसको ये किसका अनुभव करवाता है? अपने को कड़वे का अनुभव करवाता है। तो इसको आप थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब बात करें फंक्शन ऑफ टंग की, जिह्वा के कार्य क्या होते हैं भी। तो बड़े सिंपल से इसके कार्य हैं जिह्वा के, जिसमें से 1-2 बातें हैं जो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जिह्वा का जो फंक्शन है वो है अपने को टेस्ट का अनुभव करवाना, स्वाद का अनुभव करवाना। अभी अपने देखा टेस्ट बड्स जो हैं अपने को स्वाद का अनुभव करवाती हैं। सेकंड, ये भोजन को मुख में इधर उधर घुमाती है, जिसके कारण उसमें इजीली जो है वो सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो भोजन में लार मिक्स करने में ये सहायता करती है। तीसरा जो है इसका काम वो है बोलस को निगलने में सहायता। अब बोलस क्या होता है? देखिए, जब अपने पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने देखेंगे कि मनुष्य में भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, यानी पाचन की क्रियाविधि बकल कैविटी से शुरू हो जाती है, और मुख गुहा में जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद उसको निगला जाएगा अंदर की ओर ताकि वो अमाशय में जा सके। तो मुख गुहा में पचने के पश्चात जो भोजन है वो बोलस कहलाता है, यानी बकल कैविटी से जो भोजन स्टमक में जाएगा, अमाशय में जाएगा, उस भोजन के रूप को कहा जाता है बोलस। तो उस बोलस को निगलने में, अंदर की ओर ले जाने में सहायता करती है हमारी जिह्वा, ठीक है। 4th नंबर इसका फंक्शन ये सिंपल जिससे हैं, भोजन को चबाने में, क्योंकि मुख के अंदर भोजन को इधर उधर घुमाती है ये, तो भोजन को चबाने में सहायता करती है। और सबसे खास काम तो आप जानते ही हो भाई,
भोजन ये बोलने में सहायता करती है। जिह्वा जो है, आप जीभ को पकड़ कर बोल के देखना तो आप सही बोल नहीं पाओगे, तो बोलने में ये सहायता करती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपने आउटलाइन देखी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कुछ बातें उसके बारे में देखी, और उसके बाद अपने एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया है आज में, जिसके अंदर अपने माउथ और बक्कल कैविटी के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अपने जिह्वा के बारे में पढ़ चुके हैं, टंग के बारे में, और सेकंड पैलेट के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने टीथ और उससे आगे का जो चैप्टर है अपने उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करके इस जो एजुकेशन है इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।